क्वांटम केमिस्ट्री की नंबर 3 के अंदर आप लोग पढ़ रहे थे बॉन्डिंग थ्योरीज का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। अभी तक आप लोग कवर कर चुके हो हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, जिसके अंदर आपके पास कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स होते हैं। उन सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने ड्रॉ किए थे अपने एनर्जी लेवल और आपने फिर उसके बाद निकाले थे उनके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। फिर आपने देखी थी एनर्जी लेवल की और वेव फंक्शन की कुछ एप्लीकेशंस एंड देन आप लोगों ने स्टार्ट किया था क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ वीबीटी एंड एमओटी। अभी तक आप लोग वीबीटी और एमओटी के बीच में डिफरेंसेस को देख चुके हो, सिमिलरिटीज को देख चुके हो, कोवेलेंट टर्म को इंट्रोड्यूस कर चुके हो और आयनिक टर्म को इंट्रोड्यूस कर चुके हो। और लास्ट क्लास में हम लोग देखा था कि आप लोग S2+ के कोरस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू एमओटी आप लोग किस तरीके से अपने एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करते हो। अभी तक आप लोग अपने एनर्जी लेवल को ड्रॉ कर चुके हो बाय टेकिंग हक्कल पैरामीटर्स, यानी कि आप लोगों ने अभी तक S2+ के कोरस्पॉन्डिंग अपने एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ कर लिया है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। आज हम लोग बनाने वाले हैं अपनी एनर्जी लेवल्स इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन, यानी कि हम लोग अपने हैमिल्टोनियन इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ड्रॉ करेंगे कि आपके पास S2+ के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी लेवल्स कैसे बनने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 16 and the last lecture of Quantum Chemistry Unit number 3. I hope कि आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो किया है, लेक्चर नंबर 1 से फॉलो किया है। अगर आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आओगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, और तभी आपको शायद मेरी स्पीड भी नॉर्मल लगेगी। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड काफ़ी तेज है तो आप लोग वीडियो को 0.75x के ऊपर भी प्ले कर सकते हो। यूट्यूब के अंदर आपके पास एक फीचर होता है कि आप लोग प्लेबैक स्पीड को चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। तो आप लोग मेरी वीडियो को देख सकते हो 0.75x के ऊपर अगर आपको लगता है कि मैं काफी तेज बढ़ा रहा हूं। बाकी आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देखते हुए आओगे तो आपको ये स्पीड काफी नॉर्मल लगने वाली है। आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, तो वहां मैंने बात कर रहे थे अपने मॉलिक्यूल की, S2+ मॉलिक्यूल की हम लोग बात कर रहे थे और S2+ मॉलिक्यूल हम लोग कर रहे थे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू एमओटी और ड्रॉ कर रहे थे अपने एनर्जी लेवल को। और मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि एनर्जी लेवल को ड्रॉ करते वक्त आपके पास यहाँ पर दो तरीके होने वाले हैं। पहला तरीका बस क्या होने वाला है कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली हक्कल के पैरामीटर का यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो अल्फा का और बीटा का, यानी कि आप लोग अल्फा के टर्म के अंदर और बीटा के टर्म के अंदर अपने एनर्जी लेवल को ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आपने किया था HMOT के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए। सेम उस तरीके से आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, S2+ के लिए भी बना सकते हो अपने एनर्जी लेवल इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। वो हम लोग कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बनाएंगे अपने एनर्जी लेवल को ही, लेकिन यहां पर हम लोग अल्फा का यूज नहीं करेंगे, बीटा का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग अपने हैमिल्टोनियन को सोल्व करने वाले हैं। हम लोग सोल्व करेंगे कि आखिर H11 क्या होता है, H12 क्या होता है, S22 क्या होता है। हक्कल थ्योरी पढ़ते हुए आप लोग वहां पर क्या कर रहे थे, आप लोग वहां कर रहे थे, आप लोग डायरेक्टली इसको बोल रहे थे अल्फा के बराबर, आप लोग इसको बोल रहे थे बीटा के बराबर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको अल्फा नहीं बोलेंगे, बीटा नहीं बोलेंगे, बल्कि हम लोग इसको करेंगे सोल्व विद द हेल्प ऑफ हैमिल्टोनियन। और हैमिल्टोनियन क्या होगा S2+ मॉलिक्यूल सिस्टम के लिए, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास S2+ मॉलिक्यूल के लिए हैमिल्टोनियन क्या होगा। बाकी मैंने यहां पर दोबारा लिखा हुआ है, आपके पास हैमिल्टोनियन हो जाएगा माइनस का h²/2m लाप्लासियन का स्क्वायर माइनस का e²/4πε RA माइनस का e²/4πε RB प्लस का e²/4πε कैपिटल R। तो इसको समझना है तो आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस लेक्चर, बाकी आपने देखा होगा तो आप लोग इजीली समझ पाओगे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं, हाइड्रोजन के होंगे दो न्यूक्लियस, आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, एक होने वाला है इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू एमओटी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास यहाँ पर जो दो न्यूक्लियस हैं ये रुके हुए हैं, ये स्टैटिक है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये मोशन शो कर रहा है इन दोनों न्यूक्लियस के अराउंड। दैट मींस आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट डिस्टेंस हो जाएगा। आपके पास ये क्या हुआ है, आपके पास ये रुका हुआ है और आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर रिवॉल्व कर रहा है इन दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंदर। अकॉर्डिंग टू एमओटी आपके पास ये न्यूक्लियस क्या है, रुके हुए हैं, स्टैटिक हैं, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मोशन को शो कर रहा है, और ये इन दोनों न्यूक्लियस क्या कर रहा है, यहां पर रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ये स्टैटिक होने वाले हैं तो आपके पास ये भी क्या हो जाएगा, आपके पास कैपिटल आर क्या हो जाएगा, यहां पर फिक्स हो जाएगा। तो हैमिल्टोनियन इंटीग्रल को सोल्व करते हुए मैं क्या लेकर चलने वाला हूं, मैं कैपिटल के लेकर चलने वाला हूं, फिक्स करने वाला हूं। आपके पास ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, ये आपके पास क्या होता है, वेरिएबल होता है, लेकिन आपके पास कैपिटल आप क्या हो जाएगा, पास यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट। दैट मींस आपके पास ये क्या होती है, एक कांस्टेंट टर्म ही होती है। इसका मैं यूज करूंगा आगे जाके डेरिवेशन के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर मैंने यहाँ पर इसको कांस्टेंट क्यों लिया है। अब जरा याद करो, पुराने लेक्चर में वहां बोल रहे थे कि आखिर आपके पास H11 क्या होता है और S22 क्या होता है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपके पास H11 क्या होता है, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ phi s of a हैमिल्टोनियन phi 1s of a इनटू में d tau। तो अगर आपने
आपने देखे होंगे लास्ट लेक्चर में यहाँ पे क्या किया था, जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था H11 को, तो बेसिकली मैंने इसी को क्या बोला था, मैंने इसको बोला था H11। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वापस से इसको इसी फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ और मैं पुट करूंगा यहाँ पर इसकी वैल्यू, हैमिल्टन की वैल्यू को पुट करूंगा, इसकी वैल्यू को पुट करूंगा यहाँ पर, और मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सोल्व करने वाला हूँ। और सोल्व कर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर बनाने वाला हूँ अपने एनर्जी लेवल्स को। देखते हैं वो कैसे आने वाले हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स आएंगे, बट आप लोग उसको इजीली याद कर सकते हो। तो आपको उसको याद करना है डायरेक्टली, और आपके पास वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, चाहे वो गेट का एग्जाम हो या फिर आपके पास CSIR नेट का एग्जाम हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, आपके पास यहाँ पर जो इसकी वैल्यू थी हैमिल्टोनियन की पूरी वैल्यू, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। आपके पास यहाँ पर क्या है, H11 है। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला, बात कर रहे हो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल की, यानी बात कर रहे हो आप लोग यहाँ पर 5,1s आपके पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का एटम, आपके पास यहाँ पर क्या हाइड्रोजन का एटम है, या पास क्या ए एटम है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बी एटम बोल रहा हूँ। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, दैट मींस आप लोग किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर 1s ऑर्बिटल की बात कर रहे हो। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 1sa, या आपके पास क्या हो जाएगा 1sb, तो आपके पास ये पूरा क्या बन जाएगा 5,1s आपके पास यहाँ पर बीच में क्या आएगा हैमिल्टोनियन, या आपके पास यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है, यहाँ पास क्या आने वाला है 5,1s ही आएगा। अगर आपके पास यहाँ पर होता H1 तो अपने क्या लिखने वाले थे आप लोग यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 5,1s आपके पास यहाँ पर क्या है 1 है, मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर ए एटम लगाऊंगा, इनटू में हैमिल्टोनियन यहाँ पर क्या है 2 है, मैं क्या लगाने वाला हूँ 5,1s बी एटम। आपके पास यहाँ पर क्या है 2 है, आप बात कर रहे हो यहाँ पर बी एटम की, आप यहाँ पर क्या है 1 है, बात कर रहे हो आप ए एटम की। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने यहाँ पर अपने H11 को एक्सपेंड किया हुआ है, और कैसे आप लोग आगे जाकर एक्सपेंड करने वाले हो H22 को, H12 को और H21 को। इन सबको एक्सपेंड करना है, सबको सोल्व करना है, तभी आप लोग क्या निकाल पाओगे, अपने एनर्जी लेवल को निकाल पाओगे। तो सोल्व करना काफी इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने सिर्फ इतनी लंबी वैल्यू को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर इसे मैंने पुट कर दिया, बस क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर कुछ इस टाइप की टर्म बन जाएगी। अब इसके बाद वो क्या करना है, आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कर दिया है इन दोनों को कंबाइन, मैंने ले लिया है इसको अलग और मैंने ले लिया है इसको अलग। मैंने इनको कंबाइन क्यों किया है आपको समझ में आ जाएगा आगे जाकर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने इसको यहाँ पर कंबाइन कर दिया, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने इस कंप्लीट इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है। मैंने इन दोनों को ले लिया है साथ में, इसको अलग ले लिया है, इसको अलग ले लिया। आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ पर बन जाएंगे 3 अलग अलग इंटीग्रल। मैंने यहाँ पर क्या किया है, इन दोनों को मैंने ले लिया है इकट्ठा, कुछ ऐसे ले लिया है 5,1s डेटा आ जाएगा। मैंने ले लिया है इसको अलग से 5,1s बीच में मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, इनटू में डेटा आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 5,1s मैंने यहाँ पर पीछे कर दिया, मैंने यहाँ पर इसको एज इट इज लिख दिया है। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पर 3 पार्ट में ब्रेक किया है, और मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है दैट इलेक्ट्रॉनिक मोशंस आर कंसीडर्ड बट न्यूक्लियस ऑफ एटम्स आर फिक्स्ड। आपके पास यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होने वाला है, उस मॉलिक्यूल में आपके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन का एटम होगा, हाइड्रोजन का एटम होगा, उसका न्यूक्लियस होगा, उसका न्यूक्लियस होगा। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं, फिक्स होने वाले हैं। और अगर आपके पास ये फिक्स है, दैट मींस आपके पास ये कैपिटल आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मींस आपके पास ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब मैं करने क्या वाला हूँ। तो आपके पास यहाँ पर आ गई है 3 टर्म, आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है, आपके पास यहाँ पर आ गई है एक ये वाली टर्म आ गई है, आपके पास यहाँ पर आ गई है एक ये वाली टर्म, आपके पास यहाँ पर आ गई है एक ये वाली टर्म। अब क्योंकि पूरा की पूरा क्या है, कांस्टेंट है, मैं कर दूंगा उसको बाहर निकाल दूंगा। आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 5,1s इनटू में 5,1s इनटू में डी टाउ। आपके पास ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है ए एटम का, एटॉमिक ऑर्बिटल है ए एटम का। आपके जो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं, और अगर वो नॉर्मलाइज है आपके पास पूरा की पूरा क्या बन जाएगा, 1 के बराबर बन जाएगा। तो इस एक टर्म को आप लोग क्या कर सकते हो, बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको बस पता होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पर आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको निकालूंगा बाहर, ये के अंदर क्या बन जाएगा, पास पूरा की पूरा 1 के बराबर बन जाएगा। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर फर्स्ट टर्म की। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5,1s इनटू मैंने लिखा हुआ है माइनस का h का स्क्वायर 2m लाप्लासियन का स्क्वायर माइनस का e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πε इनटू में r a 5,1s इनटू में डी टाउ। अब इसका मतलब क्या है, आप लोग यहाँ बात कर रहे हो किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन की। आपके पास यहाँ पर क्या है, 1s है, 1s एंड दैट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल हाइड्रोजन एटम की, यानी कि ए वाले एटम की। आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, 1s होने वाला है ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की, तो आपके पास ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम ही बन जाएगा। याद करो हाइड्रोजन एटम को पढ़ते आपस में क्या था, आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन न्यूक्लियस था, आपके पास यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन था। तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, इसके अराउंड इस तरीके से घूम रहा था। और आप लोग यहाँ पर देखोगे इस इंटीग्रल में क्या लिखा हुआ है, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 5,1s 5,1s यानी आपके पास यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है, आपके पास यहाँ पर ए एटम है, वापस कौन सा होने वाला है, 1s हाइड्रोजन एटम। आपके पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जिससे आपके पास क्या होने वाला है Ra। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, माइनस का h का स्क्वायर अपॉन में 2m इनटू में क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, माइनस का e स्क्वायर अपॉन में 4πε
पाई एप्सिलॉन इनटू में आर ए लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आर ए की बात करें पूरा पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो जरा याद करो हाइड्रोजन एटम को पढ़ते वक्त अगर आपको निकालनी होती है एनर्जी, तब भी आप लोग कुछ सेम इसी टाइप का इंटीग्रल लिखते हो। दैट मींस सर आप लोग यहाँ पर सोल्व करने वाले इस इंटीग्रल पर क्या निकल जाएगा, आपके पास निकल जाएगा एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एटम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 5 ऑफ ए 5 ऑफ ए, क्या है सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है, 1s एटम है हाइड्रोजन का, आपके पास क्या है सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास। अगर ये इलेक्ट्रॉन है सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, बस पूरा की पूरा क्या बन जाएगा आपके पास, पूरा की पूरा बन जाता है हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग आपको निकालनी होती है एनर्जी, तो आप लोग यहाँ पर इसी का ही यूज करते हो कि बस पूरा की पूरा आपके पास क्या है, ये आपके पास है हैमिल्टोनियन कोरस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एटम। ये आपके पास क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो आप लोग इस टर्म को पहले बहुत बार सॉल्व कर चुके हो हाइड्रोजन एटम को पढ़ते वक्त क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पास पूरा पूरा क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एटम, जिसको मैं डिनोट करता हूं EH से। तो आपके पास यहाँ पर 3 टर्म थी, आपके पास यहाँ पर पहली टर्म थी, आपके पास ये था, आपके पास ये था और आपके पास ये था। इसको आप लोग सॉल्व कर चुके हो, इसको भी कर चुके हो, बस क्या बची यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टर्म बच जाएगी। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे आगे जाकर। पहले मैंने लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट फर्स्ट टर्म इन द इक्वेशन डिनोट्स द एनर्जी ऑफ 1s ऑर्बिटल कोरस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एटम डिनोटेड बाय EH। आपके पास यहाँ पर क्या है 5 ऑफ ए है, 5 ऑफ ए है, बीच में पूरा क्या होने वाला है हैमिल्टोनियन कोरस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एटम ही है, हाइड्रोजन एटम ही है, हाइड्रोजन एटम बन जाएगा पास एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एटम, क्या बोल रहा हूं EH से डिनोट कर रहा हूं। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड टर्म रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ A एंड न्यूक्लियस B। इट इज जनरली कंसीडर्ड एज कूलम्बिक इंटरेक्शन J। आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 ऑफ A 5 ऑफ A। बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस की, 1s आपके पास न्यूक्लियस है, A एटम पास यहाँ पर होने वाला है, आपके पास यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन है। मैंने यहाँ बीच में क्या लिखा हुआ है माइनस का E स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R B मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या होने वाला है आपके पास एक और न्यूक्लियस होगा, B न्यूक्लियस होगा, जिससे मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है RB। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, सिस्टम पूरा बन जाने वाला है हाइड्रोजन एटम। पूरा पास क्या है हाइड्रोजन एटम है। तो आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है आपने इसमें क्या ले लिया यहाँ पर साथ में एक कोलम्बिक इंटरेक्शन ले लिया है B न्यूक्लियस के साथ। आपके पास ये पूरा क्या है, आपके पास ये पूरा है हाइड्रोजन एटम प्लस आपने क्या कर दिया है, आपने यहाँ पर ले लिया है इलेक्ट्रॉन का कोलम्बिक इंटरेक्शन विद B न्यूक्लियस। तो आपके पास ये पूरा क्या है हाइड्रोजन एटम है। तो अब हम स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड टर्म रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ A। मान लो स्टार्टिंग बस यहाँ क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ होने वाला है A ही एटम, आपके पास यहाँ पर क्या है इसका इलेक्ट्रॉन है, एंड द न्यूक्लियस B कूलम्बिक इंटरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस B एंड इट इज जनरली कंसीडर्ड एज कूलम्बिक इंटरेक्शन J। इसको मैं क्या बोल रहा हूं J से मैं यहाँ पर इसको डिनोट कर रहा हूं। आगे जाकर आपके पास K भी आएगा, फिर बात करेंगे अल्फा क्या होता है बीटा क्या होता है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस अभी लोग क्या मान कर चलो बस ये क्या हो जाएगा आपके पास J के बराबर हो जाएगा। तो मैं J कब यूज करूंगा, पास यहाँ पर क्या है 5 ऑफ A है, 5 ऑफ A आपस यहाँ क्या है दोनों सेम ही एटॉमिक ऑर्बिटल है। आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर इंटरेक्शन है किसी और न्यूक्लियस के साथ, इंटरेक्शन किसी और न्यूक्लियस के साथ है। आपके पास यहाँ पर क्या है A एटम है, A एटम यहाँ पर क्या है RB है। सो मैं क्या बोलता हूँ J से मैं इसको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ डिनोट कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट टर्म इज नथिंग एल्स बट E स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आपको पता है आपस क्या होता है पूरा होता है कांस्टेंट, इसको निकाल दूंगा बाहर, ये आपके पास पूरा बन जाएगा बन जाएगा क्या बन जाएगी E स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई है, किसके बराबर आ गई है EH के बराबर आ गई है। सेकंड मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर J बोल दिया है। थर्ड पास यहाँ पर क्या होगा ये E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो आपके पास यहाँ पर जो पहली टर्म है यानी कि आपके पास यहाँ पर निकलने वाला है H11 क्या हो जाएगा वो H11 इज इक्वल टू EH प्लस का J प्लस का E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इन द सिमिलर मैनर वी में डिटरमाइन द हैमिल्टन इंटीग्रल H12 बाय यूजिंग द हैमिल्टन ऑपरेटर एज। मैं यहाँ पर क्या निकालने वाला हूँ, मैं निकालने वाला हूँ अब H12 को। आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा लिखा हुआ है 1, मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा 5 ऑफ फर्स्ट एटम लगाऊंगा यानी कि एटम लगाऊंगा, बीच में क्या लगाऊंगा हैमिल्टन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास लिखा हुआ है H12 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे क्या लगाने वाला हूँ 5 ऑफ B एटम। आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है एक हाइड्रोजन एटम होगा, आपके पास ये क्या होगा दूसरा एटम होगा, इसमें क्या बोल रहा हूँ A एटम क्या हो जाएगा B एटम हो जाएगा। यहाँ पास क्या है 1s है, पास क्या है यहाँ पर भी 1s है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंने H12 पूरा क्या बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 5 ऑफ A हैमिल्टोनियन 5 ऑफ B इनटू में d टाउ। तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने सेम वही चीज की है। मैंने यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट किया है, मैंने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया है। और अब मैं करूंगा इसको अलग अलग, लेकिन अलग अलग करते वक्त मैं ध्यान रखूंगा कि मैं इसको और इसको यहाँ पर कंबाइन कर रहा हूं।
हूं। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर माइनस का h कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m लाप्लासियन का स्क्वायर माइनस का e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में rb मैं ले रहा हूं, इन दोनों को साथ मैंने यहां पर लिखा हुआ है, फिर मैंने कर दिया है इसको यहां पर अलग से और मैंने कर दिया है यहां पर इसको यहां पर अलग से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे यहां पर इस इंटीग्रल को तीन अलग अलग के अंदर ब्रेक कर दिया है। मैंने इसमें कर दिया है, इसमें कर दिया है और इसमें कर दिया है। ब्रेक करते वक्त मैंने ध्यान रखा है कि मैंने इस बार इसके साथ मैंने यहां पर ऐड किया है इस वाली टर्म को, यानी कि RB वाली टर्म को। मैंने अब यहां पर RA वाली को टर्म ऐड नहीं किया है, मैंने यहां पर लिया है RB वाले को एक साथ। मैंने यहां पर इन दोनों को लिखा हुआ है एक साथ, इसको लिखा है अलग से और मैंने यहां पर क्या कर दिया है, इसको लिख दिया है अलग से। यहां पर क्या बन जाएंगे, तीन अलग अलग इंटीग्रल बन जाएंगे। तो जैसे आपने वहां पढ़ा था फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म को, लास्ट टर्म को, यहां पर मैं क्या करने वाले हैं, पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म को और लास्ट टर्म को। तो आप लोग यहां पर देखिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म को मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ 5(1)s ऑफ a, बीच में क्या है माइनस का h कट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m लाप्लासियन का स्क्वायर माइनस का e स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू में rb इनटू में 5(1)s ऑफ b इनटू में d टाउ। अब यहां पर आप लोग डायरेक्टली इसको e इनटू में यानी कि e इनटू में h यानी कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन नहीं बोल सकते, यहां पर क्या है 5(1)s ऑफ a है, यहां पर क्या है 5(1)s ऑफ b है। तो आपके पास अब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, अलग अलग है। तो अगर आपके पास अब एटॉमिक ऑर्बिटल अलग अलग हो जाएंगे तो आप लोग यहां पर डायरेक्टली इसको EH के बराबर नहीं लिखोगे, आपके पास ये पूरा की पूरा क्या बन जाएगा, आपको इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास यहां पर जो बेसिकली ऑपरेटर होता है, आपको पहले इस ऑपरेटर को अप्लाई करना पड़ेगा इस वाले के ऊपर। इस ऑपरेटर को आप लोग यहां पर अप्लाई करने वाले हो, ऑपरेट करने वाले हो इस वाले वेव फंक्शन के साथ। तो आपके पास ये पूरा की पूरा क्या बन जाएगा, यह मेरे पास है हैमिल्टोनियन कोरस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एटम। मैंने यहां पर लिया हुआ है RB, यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है 5(1)s ऑफ b, पूरा क्या बन जाएगा हैमिल्टोनियन इनटू में 5(1)s ऑफ b। और आपको पता है श्रोडिंगर इक्वेशन बस क्या होता है, H psi इज इक्वल टू E psi होता है। आपका जो हैमिल्टोनियन है वो आइगन इक्वेशन को फॉलो करता है। और आपके पास यहां पर भी क्या है हैमिल्टोनियन लिखा हुआ है मैंने यहां पर हाइड्रोजन एटम का, और मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ 1s ऑर्बिटल। तो बस पूरा क्या बन जाएगा, पूरा के बन जाएगा एनर्जी इनटू में 5 ऑफ 1s ऑफ b एटम। जैसा लिखा हुआ है इसको H psi इज इक्वल टू E psi, आपस क्या बन जाएगा पूरा की पूरा H इनटू में फंक्शन ऑफ 1s इज इक्वल टू एनर्जी इनटू में फंक्शन ऑफ 1s। तो आपस पूरा की पूरा क्या बन जाएगा, आपके पास यहां पर बनने वाला है सिर्फ और सिर्फ मैंने लिखा हुआ है बाद वाले पार्ट को, मैंने लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसको यहां पर लिखा हुआ है एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एटम इनटू में 5(1)s ऑफ b इनटू में d टाउ। अब बस ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा कांस्टेंट। आपस क्या होता है एनर्जी होती है, क्या कांस्टेंट होने वाली है, क्या निकालूं उसको बाहर निकाल दूं, क्या बन जाएगा बस EH इनटू में इंटीग्रल ऑफ 5(1)s ऑफ a इनटू में 5(1)s ऑफ b इनटू में d टाउ। यह आपस पूरा पूरा क्या होता है ओवरलैपिंग ही होता है, इसको मैं क्या बोलता हूं S ही बोलता हूं। आपस क्या होता है ओवरलैपिंग होता है, और ओवरलैपिंग इंटीग्रल सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी एमओटी को पढ़ते वक्त। तो आपके पास ये पूरा की पूरा क्या बन जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा EH इनटू में S। यहां पास क्या हो गया, आपके पास यहां पर एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई है, EH इनटू में S आ गया है। तो पहले वाले केस के अंदर इनके H1 को निकालते हुए आपस क्या आया था, ये EH के बराबर आ गया था। आपके पास यहां पर क्या आ गया है, वो H12 को निकालते हुए आपस यहां क्या आ गया, इनटू में आ गया है EH इनटू में S भी आ गया है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो पहली टर्म आप लोगों ने यहां पर सोल्व कर ली है। अब बात करते हैं यहां पर अपनी सेकंड टर्म की। तो मैंने यहां पर आगे जाके लिखा हुआ है, हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टर्म में बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ EH इनटू में S। यहां पास क्या है 5(1)s ऑफ A है, यहां पास क्या है हैमिल्टोनियन, यहां पास क्या होने वाला है 5(1)s ऑफ B, यानी कि 5(1)s ऑफ B यहां पर पूरा क्या बन जाएगा, पूरा बनने वाला है एनर्जी इनटू में यानी कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू में 5(1)s ऑफ B। मैं क्या करूंगा, यहां पर एनर्जी निकाल दूंगा बाहर, क्या बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 5(1)s ऑफ A इनटू में 5(1)s ऑफ B। यहां पास क्या बन जाएगा इनटू में D। आपस क्या बन जाएगा, पास ये ओवरलैपिंग इंटीग्रल होता है, इसको मैं बोलता हूं S बोलता हूं। तो आपस पूरा क्या बन जाएगा, ये EH इनटू में S बन जाएगा। तो आई होप कि आपको फर्स्ट टर्म जो है वो समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट सेकंड टर्म रिप्रेजेंट द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियाई A टू न्यूक्लियाई B एंड कंसीडर एज एक्सचेंज इंटीग्रल व्हिच इज डिनोटेड बाय K। इसको लोग क्या बोलते हो, रेजोनेंस इंटीग्रल भी बोल सकते हो। तो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहां पर लिखी हुई है सेकंड टर्म, क्या लिखी हुई है 5(1)s ऑफ A 5(1)s ऑफ B इनटू में D टाउ। यहां पर आपके पास बीच में क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी। आपस क्या है, ये 5(1)s ऑफ A है, आपस क्या है 5(1)s ऑफ B है। दैट मींस आपका जो ये भी इलेक्ट्रॉन है ये एक्सचेंज हो रहा है A के साथ भी और B के साथ भी। तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, इसको मैं बोलता हूं एक्सचेंज इंटीग्रल, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं K से। तो मैं क्या बोलने वाला हूं, इसको K बोलने वाला हूं। आपके पास वहां पर क्या था, इंटीग्रल ऑफ 1s इनटू में A था, E का स्क्वायर माइनस का डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का B था इनटू में 5(1)s ऑफ आपके पास क्या था A एटम ही था। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन था जो कि आपके पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ सेम ही एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर था, 1s ऑफ A था, 1s ऑफ A था। तो अगर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं सेम, उसको मैं क्या बोलता हूं कूलम इंटरेक्शन
रिएक्शन बोलता हूं उसको मैं क्या बोलने वाला हूं, जे से रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पर बस क्या होने वाला है, आपके पास यहां पर है 5 1s ऑफ ए, 5 1s ऑफ ए, यहां पर क्या है 5 1s ऑफ बी, आपके पास यहां पर क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ए के ऊपर भी है और बी के ऊपर क्या बोलने वाला हूं, एक्सचेंज इंटीग्रल बोलते हैं उसमें क्या बोलने वाला हूं, के से डिनोट करता हूं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर मैंने यहां पर नीचे लिखा हुआ है थर्ड टर्म इज नथिंग एल्स बट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू में एस। अब बस क्या बन जाएगा, ये क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा, ये क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, क्या बच गया पर अंदर बच गया है 5 1s ऑफ ए 5 1s ऑफ बी इनटू में डी। बस क्या होता है अगेन आपके पास ये क्या होता है, एस के बराबर ही होता है, क्या बन जाएगा पास ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर इनटू में एस। तो बेसिकली आपके पास यहां पर H12 क्या बनने वाला है, H12 बन जाएगा EH इंटू में एस प्लस का के प्लस का ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू में एस। आपके पास H11 क्या था, वहां पर बराबर था EH प्लस का J प्लस का ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में आर। तो आपके पास यहां पर भी एक एक्स्ट्रा आ गया है, आपके पास क्या आ गया है, यहां पर भी एक S जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है। अब ध्यान देना कि आखिर हक्कल ने क्या किया था। हक्कल ने कहा, हक्कल ने इस H1 को डायरेक्टली क्या बोल दिया था, इसको यहां पर अल्फा बोल दिया था। उसने क्या किया था, उसने यहां पर इसको बोल दिया था बीटा बोल दिया था। और हक्कल ने यह भी कहा था कि हक्कल को पढ़ते वक्त हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, हम लोग ओवरलैपिंग इंटीग्रल को बिल्कुल जीरो मानकर चल रहे हैं। दैट मींस आपके पास S क्या हो जाएगा, यहां पर जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन के अंदर S को कर दूंगा जीरो, पास क्या बन जाएगा, ये भी पूरा जीरो बन जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो पास यहां पर क्या आ गया, के बराबर ही आ गया है। तो उसने इसके क्या यूज किया, उसने यहां पर यूज कर लिया बीटा। तो बीटा को लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग एक्सचेंज इंटीग्रल, रेजोनेंस इंटीग्रल। वही आप लोग क्या कर रहे हो, के को भी आप लोग क्या बोल रहे हो, रेजोनेंस इंटीग्रल और एक्सचेंज इंटीग्रल ही बोल रहे हो। तो हक्कल ने क्या किया, हक्कल ने कर दिया पहले तो S को जीरो, पास क्या हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, आपके पास ये भी जीरो हो जाएगा। उसने क्या बोल दिया, यहाँ पर इसको बीटा बोल दिया। तो यहाँ पास क्या होता है एक्सचेंज इंटीग्रल। और रियलिटी में पास क्या होता है, यहाँ पर के होता है, इसको लोग क्या बोलते हो, एक्सचेंज इंटीग्रल ही बोलते हो। और आपके पास यहाँ पर क्या था, H11 था। तो आपको पता है कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होने वाली है, कांस्टेंट रहेगी। अगर आप लोग दो सिस्टम को कंपेयर कर रहे हो, और आप लोग यहाँ बात कर रहे हो दो सिस्टम के पास, यहाँ पर सिस्टम आपस क्या होने वाले, मान लो हक्कल थ्योरी को पढ़ते हैं आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग कंपेयर कर रहे थे किसी दो मॉलिक्यूल को। आपके पास यहाँ मॉलिक्यूल क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हो, किससे कंपेयर कर सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जब हम लोग इसके बारे में बात करें, यहाँ पर क्या निकल गया था, आपको निकल गया था H11 इज इक्वल टू EH प्लस का J प्लस का ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कैपिटल आर। यहाँ पे पास किसके लिए निकल कर आया है, हाइड्रोजन एटम निकल कर आया आपके पास H2 प्लस के लिए, आपके पास ये निकल कर आया है। तो सेम उस तरीके से आपके पास क्या निकलने वाला है, इसके लिए भी कुछ ऐसी टर्म निकलेगी, आपके पास क्या निकलने वाली है, इसके लिए भी कुछ ऐसी टर्म निकलेगी। तो हक्कल ने कहा कि इन दोनों सिस्टम के लिए आपके पास जो एनर्जी होती है और जो एक कांस्टेंट टर्म होने वाली है पास क्या होती है, वो सेम ही होती है। उसने क्या मान लिया, इन दोनों को सेम मान लिया। दैट मींस आपके पास यहाँ पर H1 क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ J के बराबर ही हो जाएगा। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है, मैंने आपसे कहा था कि हक्कल थ्योरी सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी के लिए अच्छी होती है, आप लोग उससे डायरेक्टली कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। तो उसने कहा कि आपके पास ये भी एक सिस्टम है, आपके पास ये भी एक सिस्टम है, और इन दोनों सिस्टम के लिए आपके पास ये जो टर्म आने वाली सेम होती है, आपके पास ये क्या होती है, सेम ही होती है। तो आपको क्या किया, उसने क्या कर दिया, उसने इन दोनों को कर दिया, इग्नोर कर दिया। उसने क्या बोल दिया, उसने H1 को बराबर बोल दिया डायरेक्टली J के, और उसने J की जगह क्या यूज कर लिया, वहां पर उसने अल्फा को यूज कर लिया है। तो आपके पास अल्फा क्या होता है, कूलम इंटीग्रल ही होता है। आपके पास ये भी क्या होता है, कूलम इंटीग्रल ही होता है। तो हक्कल ने बेसिकली क्या किया था, हक्कल ने की थी कंपैरेटिव स्टडी, और कंपैरेटिव स्टडी करते वक्त उसने क्या किया है, उसने यहां पर तो क्या किया है, उसने यहां पर कर दिया S को जीरो, उसने क्या कर दिया, S को जीरो कर दिया है। तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। आपके पास H12 क्या हो जाएगा, बीटा के बराबर डायरेक्टली हो जाएगा। और उसने क्या कहा है, H1 को पढ़ते उसने कहा है कि आपके पास जो एनर्जी आएगी वो सेम आएगी, इस वाले सिस्टम के लिए भी, इसके लिए भी, और आपके पास जो आने वाली थर्ड टर्म जो आने वाली वो क्या सेम आएगी। तो उसने क्या कर दिया, इसको भी कर दिया इग्नोर, उसने क्या कर दिया, इसको भी कर दिया इग्नोर। बीच में आपके पास क्या था, आपके पास यहाँ पर था J, इसको उसने क्या बोल दिया, डायरेक्टली उसने बोल दिया अल्फा। दैट मींस H11 क्या हो गया, अल्फा हो गया है, इक्वल टू क्या हो गया, वो H22 हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया, H21 इज इक्वल टू H12 इज इक्वल टू बीटा। तो इस तरीके से हक्कल ने क्या किया था, वहां पर एप्रोक्सीमेशन यूज की थी। पहले क्या आई थी, पहले VBT आई थी, फिर क्या आया था, MOT आया था, फिर क्या आया था, हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई थी। तो हक्कल ने MOT के अंदर जो आपके पास एप्रोक्सीमेशन थी उसका यहाँ पर क्या किया था, यूज किया था। तो चलते हैं आगे, जो बातें मैंने आपको बताई वो बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। दैट द वैल्यू ऑफ H11 and H12 that is considered as alpha and beta in Huckel theory when we replaced alpha and beta in E plus and E negative as। आपके पास E plus और E negative क्या है, तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि H2 plus के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी लेवल क्या निकल कर आया था, निकल कर आया था आपके पास अल्फा प्लस का बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस एस, अल्फा माइनस का बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस एस। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, बोलने वाला हूं E नेगेटिव, इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, E प्लस बोलने वाला हूं। तो अब आपने हैमिल्टन इंटीग्रल को सोल्व कर लिया है, आप लोगों ने H11 को भी सोल्व कर लिया है, आप लोगों ने यहां पर H12 को भी सोल्व कर लिया है। और आपके पास यहां पर क्या था, आपके पास
पास यहाँ पर तो ना अल्फा आया है आपके पास, ना ही यहाँ पर क्या आया है बीटा आया है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, द वैल्यू ऑफ H11 एंड H12 दैट इज कंसीडर्ड एज अल्फा एंड बीटा इन हक्कल थ्योरी व्हेन वी रिप्लेस्ड अल्फा एंड बीटा। जब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस यहाँ पर पुट करने वाला हूं, अल्फा जगह पुट करने वाला हूं H11 मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा यहाँ पर H12, और जब मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुट कर दूंगा तो आपके पास E प्लस क्या निकल जाएगा, आपके पास निकलने वाला है E प्लस इज इक्वल टू EH प्लस का 1 बाय R प्लस का J प्लस का K डिवाइड बाय 1 प्लस का S। आपके पास ये क्या निकल जाएगा, EH प्लस का 1 बाय R प्लस का J माइनस K डिवाइड बाय 1 माइनस का S। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेरे आपके पास एनर्जी लेवल है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, और अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने अल्फा एंड बीटा मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर H1 की वैल्यू को पुट किया है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पुट कर दिया है H12 की वैल्यू को पुट करोगे पास क्या निकल जाएगा, पास यहाँ पर ये वाले लेवल्स निकल जाएंगे। तो आपको इसको डेरिवेशन नहीं करना है, इसका डेरिवेशन क्वेश्चन नहीं आता है, आपको यहाँ पर डायरेक्टली इनको याद करना है कि अगर मैं हक्कल पैरामीटर को लेकर चलूंगा तो आपके पास एनर्जी लेवल कैसे आने वाले हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू H2 प्लस मॉलिक्यूल, और आपके पास यहाँ पर कैसे एनर्जी लेवल आने वाले हैं अगर मैं यहाँ पर हक्कल पैरामीटर को यूज नहीं करूंगा बल्कि मैं हैमिल्टन को सोल्व करूंगा, तो आपके पास कुछ इस टाइप के एनर्जी लेवल्स आने वाले हैं। इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आपके पास E प्लस क्या होगा और आपके पास E नेगेटिव क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू H2 प्लस, आप लोग करोगे MOT क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। तो सिर्फ और सिर्फ H2 प्लस को पढ़ते वक्त आपके पास क्या आ गए हैं, इतने कॉम्प्लेक्स क्या आ गए हैं, एनर्जी लेवल आ गए हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको आगे नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल्स नहीं निकालने वाले हैं अकॉर्डिंग टू MOT। हम लोगों ने हक्कल थ्योरी में क्या पढ़ा था, कंपैरेटिव स्टडी पढ़ी थी, आपने यहाँ पर क्या पढ़ा है, आप लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि H2 प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग आप लोग हैमिल्टन को सॉल्व करते वक्त अपने एनर्जी लेवल कैसे निकाल सकते हो। तो ये आपके पास क्या है, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, और सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल को पढ़ते वक्त आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिजल्ट निकल कर आए हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास मॉलिक्यूल अब कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएंगे, और भी कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस काम को किस पे छोड़ देते हैं, कंप्यूटर के ऊपर छोड़ देते हैं। यानी कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग H2 प्लस को समझते हो, थ्योरी को समझते हो, और जो भी आपने समझा है उस समझने के हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं, H2 को पढ़ने वाले हैं, H2 नेगेटिव को पढ़ने वाले हैं। और सिर्फ इन्हीं को ही नहीं, हम लोग बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल को पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ MOT। और सिर्फ H2 प्लस, H2 और H2 नेगेटिव को ही नहीं, हम लोग बाकी सभी मॉलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग भी एनर्जी लेवल को निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, हम लोग उसके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, और कंप्यूटर को क्या करते हैं हम लोग आगे जाकर पूरा की पूरा क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हैं। बट आई होप कि आपको H2 प्लस से कॉरस्पॉन्डिंग सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट J एंड K बोथ आर नेगेटिव एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। यानी कि J का और K का आपके पास कैपिटल R के साथ रिलेशन क्या होता है, उसके ऊपर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग क्या करो, इन वाले फॉर्मूले को भी आप लोग यहाँ पर याद कर लो। इसको आप लोग ऑलरेडी याद कर चुके हो, S इज इक्वल टू 1 प्लस R प्लस का R स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इंटू में E रेज़ टू द पावर माइनस का R, या बस क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस का R ब्रैकेट क्लोज E रेज़ टू द पावर माइनस का R, या बस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाय R प्लस का इन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 1 प्लस का R E रेज़ टू द पावर माइनस का 2R ब्रैकेट क्लोज। आप पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूले हो जाएंगे, इनको आप लोग याद कर लो। इसके ऊपर से क्वेश्चन आया तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा कि आपके पास J का और R का रिलेशन क्या होता है। तो ये R आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आपके पास क्या था, हाइड्रोजन न्यूक्लियस पास यहाँ पर होने वाला है। आपके पास यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन न्यूक्लियस था। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलता हूँ। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर कैपिटल R बोल रहा हूँ। तो आपको इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, J का और K का और S का रिलेशन क्या होता है, उनको भी आपको यहाँ पर डायरेक्टली याद करना है। तो ये था आपका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ HMOT, VBT एंड MOT। आई होप कि आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट J एंड K बोथ आर नेगेटिव। सेम उस जगह पर क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। इसको आप लोग पढ़ चुके हो। आपका अल्फा भी नेगेटिव होता है, बीटा भी नेगेटिव होता है, J भी नेगेटिव होता है, K भी नेगेटिव होता है। और बेसिकली अल्फा बीटा आपस में क्या होने वाले हैं, डेरिवेटिव भी होते हैं J और K के। और आप लोग यहाँ पर देखोगे K का एक्सप्रेशन यहाँ क्या होने वाला है, पास यहाँ पर होता था K का एक्सप्रेशन phi 1s ऑफ A phi 1s ऑफ B। आपके पास यहाँ पर बीच में क्या नेगेटिव साइन है, तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेम उस तरीके पास क्या होता है, J भी नेगेटिव होता है। और आपके पास यहाँ पर जैसे निकलता है अल्फा निकलता है, इससे क्या निकलता है, बीटा निकलता है। तो आपस से क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। बाकी हमने क्या क्या पढ़ा इस यूनिट के अंदर, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आप लोगों ने यहाँ पढ़ी है 3 थ्योरी। आपने यहाँ पढ़ी है HMOT पढ़ी है, आपने पढ़ी है MOT, आपने यहाँ पढ़ी है VBT। तो HMOT के यहाँ पढ़े, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल आपने पढ़ा है, इथाइलिन को पढ़ा है, आपने साइक्लोप्रोपाइल को पढ़ा है, आपने प्रोपाइल को पढ़ा है, ब्यूटानिन को पढ़ा है, बेंजीन को पढ़ा है। आपने पढ़े हैं सारे सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस भी और एनर्जी लेवल भी, और आपने देखी थी इनकी एप्लीकेशंस भी। ये सारी बात आप लोगों ने की थी HMOT के अंदर। तो आई होप कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी, और सारे के सारे सिस्टमों को समझ में आ गए होंगे, एनर्जी लेवल समझ में आ गए होंगे, वेव फंक्शन समझ में आ गए होंगे, और उनकी एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी। फिर आपने पढ़ा MOT और VBT का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। आपने देखा इनकी जो सिमिलरिटीज क्या क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है, आपने इंट्रोड्यूस किया कोवेलेंट टर्म को, आयनिक टर्म को। और फिर आपने देखा कि आपके पास जो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल था H2+, जब लोग कर रहे थे इसका क्वांटम
मैकेनिकल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू एमओटी और बना रहे थे अपने एनर्जी लेवल को। आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था जे को, के को और एस को। अल्फा को बेटा आप पहले कर चुके एचएमओटी के अंदर, तो आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, जे को भी किया है, के को भी किया है, एस को किया है। तो आपने पढ़ा सबसे सिंपल मॉलिक्यूल को भी, और वो सब कुछ क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनको आप लोग पढ़ते हो थ्रू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसको आप लोग करने वाले हो पीएचडी के अंदर। आप लोग निकालोगे सीएसआई नेट एग्जाम को, जेआरएफ आप लोग क्रैक करोगे, पीएचडी करोगे, तो उसके बाद क्या करने वाले हो आप लोग, कंप्यूटेशन केमिस्ट्री के अंदर आप लोग अलग अलग मॉलिक्यूल का, एमओटी का, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ही करने वाले हो। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा, और आपको यहाँ पर जे का, के का और एस का रिलेशन क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, वो भी आपको यहाँ पर याद करना है। इसके ऊपर से आप डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर। सो दिस इज इट फॉर द यूनिट नंबर 3 ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग बॉन्डिंग थ्योरीज का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हो। कोई भी डाउट आपको है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर कर सकते हो। आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, हमें पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।